तो वेलकम गाइस। जैसा आप सभी को पता होगा, जो कि हमारे न्यू लर्नर नहीं है, जो अपने रेगुलर लर्नर है, उनको पता होगा कि इस पूरी सीरीज में हम डेली कुछ यूपीएससी के पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं। सिर्फ डिस्कस नहीं करते, उनको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये एलिमिनेशन वगैरह की जो भी आपकी ट्रिक्स रहती हैं, लॉजिकल गैसिंग, वो सब कुछ कैसे करना है, ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करते हैं। राइट, कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से। और इम्पोर्टेंट पार्ट इस सीरीज का यह है कि पीवाईक्यू पे यहाँ रिसर्च होती है, ताकि फिर से अगर उस पे कोई क्वेश्चन पूछे, यूपीएससी हर बार कम से कम 40-50 मार्क्स के पीवाईक्यूज ऐसे पूछता है जो कि प्रीवियस ईयर के ऑप्शंस पे बिल्ड किए होते हैं। राइट, तो फॉर एग्जांपल ये पर्मा कल्चर पे पूछ लिया, अगली बार पर्मा कल्चर के किसी ऑप्शन पे कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेंगे वो। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। दिस इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। देखो, ये क्वेश्चन आपका 2021 के प्री का है, पर्मा कल्चर पे पूछा हुआ है। राइट, और ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, कोई भी इसे अटेम्प्ट कर सकता था। राइट, ये वो क्वेश्चन होते हैं लोग हैंगिंग फ्रूट्स, जो आपको नहीं छोड़ने हैं। जैसे इसमें ऑप्शन 3 बोला हुआ है, एलिमिनेशन देखो कैसे वर्क करती है। ऑप्शन 3 बोला हुआ है कि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स, बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन्स। मतलब बोला हुआ है कि जो सेमी एरिड जो हमारे क्षेत्र है, सूखे जो क्षेत्र है, वहां पे आप पर्माकल्चर नहीं कर सकते हैं। अब जिसको भी थोड़ा बहुत पर्माकल्चर का पता होगा वो इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देगा। अगर नहीं भी पता है, अब क्यों एलिमिनेट करेगा वो अभी हम आगे रिसर्च में डिस्कस करेंगे। राइट, अभी के लिए मान लो कि अगर किसी को पर्माकल्चर के बारे में थोड़ा भी पता है तो वो इसे एलिमिनेट कर देगा। ये एलिमिनेट करके आपके ये दो ऑप्शन गए, और अब आपका आंसर जो है इन दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ देखो, फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चरल प्रैक्टिसेस, बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। ये बात तो एकदम सही है। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग में मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं केमिकल अप्लाई करना है, कहीं पे मान लो यूरिया देनी है। राइट, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में आप एक ही फसल को यूरिया दे पाते हैं। राइट, मान लो अगर गेहूं को आपको 1 एकड़ में 10 किलो यूरिया चाहिए होती है मान लो, और चावल को उतनी थोड़ी ना चाहिए, उसे हो सकता है उसे ज्यादा चाहिए हो, उसे कम चाहिए हो। इट मीन्स आप मोनोकल्चर करेंगे। एक जैसी अगर आप केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं तो एक फील्ड में आप एक ही फसल उगाएंगे, ताकि एक जैसी रेशो से आप उसमें जो है पूरा वो केमिकल डाल सकें। तो स्टेटमेंट 1 तो यहाँ स्टैंड्स करेक्ट। इट मींस आंसर आपका यही होना चाहिए, क्योंकि ए और डी तो हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर रखा हुआ है। राइट, तो आंसर आपका बी ही होना चाहिए। इतना ये इजी एक क्वेश्चन था कन्वेंशनल फार्मिंग और पर्माकल्चर फार्मिंग के डिफरेंस में। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि जिसको भी पर्माकल्चर फार्मिंग का थोड़ा बहुत पता होगा। देखो, पर्माकल्चर फार्मिंग ये क्या है, ये होता है बेसिकली जोन वाइज फार्मिंग। जैसे ये जोन 0 हो गया, जोन 1, जोन 2, इसी में आपका घर है, इसी में आपका यहाँ ग्रीन हाउस लगा हुआ है, यहीं पे आपने पेड़ पौधे भी उगा रखे हुए हैं एक जोन में, फिर छोटे मोटे पेड़ पौधे, बीच में गार्डनिंग होगी, इधर आपका किचन गार्डन हो गया, यहाँ आपने गेहूं वगैरह उगा लिया। अलग अलग जोन में आप अलग अलग फसलें उगा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है, आपके घर से जो कचरा वगैरह निकला वो आपका कहीं नहीं गया, वो आपने कंपोस्ट उसका बनाया, उसकी खाद बनाई और उसको खेतों में डाल दिया। राइट, खेतों का जो आपका फिर वो जो स्टबल वगैरह हो गया वो आपका कहीं नहीं गया, उस स्टबल को आपने इकट्ठा किया और यहाँ आपने पशुओं वगैरह को वो अपना खिला दिया, उनका गोबर जो बचा वो खेत में डाल दिया। इट मीन्स प्रॉपर यहाँ पे रिसाइकलिंग हो रही है। और बड़ी बात, ये जो थर्ड स्टेटमेंट में बोला है कि जो पर्माकल्चर फार्मिंग, जो इस तरीके की फार्मिंग है, वो एरिड लैंड में नहीं की जा सकती, ये तो एकदम झूठ है। देखो, यहाँ पे पौधे उगाए हुए हैं, बाहर बाहर सबसे बाहर की बाउंड्री आपको बनाई गई है, यहाँ पे पौधों की बाउंड्री। और पौधे उगाने का मतलब होता है कि वाटर रिटेंशन आप उस लैंड में बढ़ा रहे हो। इट मीन्स अगर आप पर्माकल्चर एरिड रीजन्स में करोगे, बड़े पौधे बाहर उगाओगे, तो उस जमीन में आपकी वाटर रिटेंशन की क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी। राइट, वाटर लॉस भी कम होगा, क्यों? क्योंकि छांव बनी रहेगी यहाँ पे। इट मीन्स यहाँ पे आपकी फसल पर्माकल्चर की अच्छी होगी। इसीलिए इस थर्ड स्टेटमेंट को डायरेक्टली इसमें एलिमिनेट करना था। बाकी तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। पर्माकल्चर की ये इंपॉर्टेंट जो कुछ खासियतें हैं, राइट, जो आपके लिए बेनिफिट है वो ये, आपका घर भी इसी में है, शेल्टर, आपको खाना भी अपने लिए यहीं से मिल रहा है, सॉइल भी आपकी जो है प्रिजर्व हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आप केमिकल फार्मिंग इसमें कम यूज कर रहे हैं, केमिकल का छिड़काव कम यूज कर रहे हैं। पशुधन आपके पास है, उससे जो गोबर निकल रहा है, दैट गोबर यू आर यूजिंग एज ए
एज ए खाद, राइट, इन दोज फील्ड्स। नेक्स्ट की आपकी एनर्जी भी यहीं से प्रोड्यूस हो रही है। फॉर एग्जांपल आपका जो गोबर निकल रहा है उससे आपने गोबर गैस बना ली, या फिर आपने इधर सोलर पैनल लगा दिए, एनर्जी सेल्फ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। क्लाइमेट चेंज को हम इससे रोक सकते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है, हाउ, बिकॉज द ग्रीन हाउस गैस एमिशन ड्यू टू लेसर यूज of chemicals etc, and also due to recycling of those waste products, and proper use of the stubble। तो स्टबल बर्निंग वगैरह को आप इसमें चेक कर सकते हैं परमाकल्चर से। ये इसके जो है कुछ, और वाटर रिटेंशन तो हो ही रहा है, ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। आपको अगर बेनिफिट्स और इसके कुछ चैलेंजेस अगर पढ़ने हो, मेंस के लिए आपने अगर पढ़ने हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक रिसर्च हो सकता है। इसको आप अपने हिसाब से एक बार पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। ये शीट आपको कहाँ मिलेगी? ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगी दोस्तों। ये आपका यूपीएससी हब नाम का टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको हर दूसरे तीसरे दिन बाद एक कंपाइलेशन मिलती है 15-20 क्वेश्चंस की, उस पे जो रिसर्च हुई है, वहां से आप ये सारा माल उठा सकते हैं बहुत इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाम ऑयल पे था। एक क्लासिक क्वेश्चन था कि यूपीएससी आपको फंसाता कैसे है। ये बिल्कुल आपको बस एक फंसाने की गेम थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं थी। पूछा था, देखो पाम ऑयल पिछले साल बहुत ज्यादा न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? नंबर वन, इंडिया ने इंडोनेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया ने इंडिया के खिलाफ जम्मू कश्मीर के रिस्पेक्ट में कुछ एक स्टेटमेंट्स दे दी थी। नंबर वन तो ये 2020 में हुआ। बाद में पाम ऑयल के ही प्राइसेस बहुत बढ़ गए। क्यों? क्योंकि भैया जो यूक्रेन वॉर हुआ, राइट, यूक्रेन वॉर की वजह से पाम ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, राइट। क्यों? क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से आपका जो आपका मस्टर्ड उगाया जाता था यूक्रेन के एरिया में, राइट, वहां मस्टर्ड बहुत होता है टेम्परेट रीजन में, तो मस्टर्ड का एक्सपोर्ट रुक गया और पाम ऑयल की जो है डिमांड बढ़ गई, राइट। इसी वजह से पाम ऑयल तो बहुत न्यूज में था। देखो इसमें पहला ही स्टेटमेंट कहता है कि पाम ऑयल जो ट्री है ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया। यूपीएससी इसीलिए आपको जो है हेल्प करता है हमेशा। वो हमेशा उन स्टूडेंट्स को चुनना चाहता है जिनको बेसिक सी चीजें पता हो, राइट, बेसिक सी पता हो, या फिर जो अपने इंट्यूशन पे भरोसा करता हो। मुझे यहाँ पे उस टाइम डाउट हुआ। देखो नेटिव क्या होती है? नेटिव चीज मतलब जो किसी एक जगह में ही पनपी है, राइट। नेटिव चीज होती है जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये इंडिया के नेटिव है, इट मीन वो वहीं पे पली बड़ी हुई है, वहीं से उसकी ग्रोथ की शुरुआत हुई सिंस एंशियंट टाइम्स, राइट। तो हम यहाँ के नेटिव हो गए। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो नेटिव और एंडेमिक में डिफरेंस ये है, ये डिफरेंस जानना जरूरी है। नेटिव एक ही स्पीशी अलग अलग एरिया की नेटिव हो सकती है। एक ही स्पीशी आपके साउथ ईस्ट एशिया की भी नेटिव हो सकती है, और वही स्पीशी आपके जो है अफ्रीका की भी नेटिव हो सकती है, राइट। नेटिव तो कहीं की भी हो सकती है कि भैया हम तो इंडिपेंडेंटली यहाँ ग्रो किए हैं, बट एंडेमिक मतलब एट प्रेजेंट वो एक ही एरिया में पाई जा रही है। सो ये है डिफरेंस। तो नेटिव में मुझे कंफ्यूजन थोड़ा था, लेकिन मैंने फिर भी रिस्क लेके इसे एलिमिनेट किया था, और ये बात सही थी। क्योंकि ये जो नेटिव है ये नेटिव नहीं है आपके साउथ ईस्ट एशिया की। एक्चुअली जो पाम ऑयल के ट्रीज है, ये जो साउथ ईस्ट एशिया स्पेशली जो इंडोनेशिया वाला इलाका है, वहाँ जो आपके जो डच लोग उन्होंने जो वहाँ रूल किया, मसाले वगैरह उन्होंने उगाने शुरू किए, उन्होंने वहाँ पे पाम ऑयल को इंट्रोड्यूस किया था, पाम के ट्रीज को मास स्केल में इंट्रोड्यूस किया था। ये एक्चुअल में जो नेटिव है ये आपके मेडागास्कर आइलैंड, आपने नाम सुना होगा, अफ्रीका में, राइट। अफ्रीका में मेडागास्कर का जो आपका आइलैंड का एरिया है, वहां के ये नेटिव है आपके पाम ऑयल के ट्रीज। तो ये आपने बस बात याद रखनी है, ये यहाँ से सिर्फ एलिमिनेट कर देना था। बाकी स्टेटमेंट्स इसकी दोनों सही है, राइट। फ्यूचर में अगर ऐसा कोई आपसे क्वेश्चन आए, मान लो अगर वो पूछे कि शुगर केन इज नेटिव, ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पे, वो बोलेगा कि शुगर केन इज नेटिव टू, कहीं पे भी बोल देगा, या फिर ऐसा बोलेगा कि ट्रेडिशनली शुगर केन इज नॉट नेटिव टू इंडिया बट इट वाज ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, मान लो ऐसे बोल दे वो। बट ये भी गलत होगा, क्योंकि हमारे एंशियंट कल्चर में, राइट, हमारे इवन ऋग्वेद तक में मेंशन्ड है, शुगर को अलग अलग नामों से ऋग्वेद तक में मेंशन किया गया है। हमारे जो 18 भोग होते थे उसमें मीठा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। या फिर वो आपसे ये भी बोल सकते हैं कि शुगर केन, अगली बार वो बोल सकते हैं कि शुगर केन वॉज नॉट नोन टू योर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बात भी गलत है। वो शर्करा वहां पे यूज करते थे, ये वर्ड कई जगह यूज हुआ है, राइट, वेदों वगैरह में यूज हुआ है। तो
इस तरीके से आप ये प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के बेसिस पे, सिर्फ ट्रेंड के बेसिस पे चीजों को एलिमिनेट करना सीख सकते हो। नेक्स्ट की पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम, कि भैया सम इंडस्ट्रीज के लिए ये एक रॉ मटेरियल है, ये बात तो सही है। एंड पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल, ये बात भी एकदम सही है। इंडिया में स्पेशली जो हम पाम ऑयल, पाम को प्रोड्यूस जो है पाम की प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, उसका एक मकसद ये भी है कि हम डोमेस्टिक पाम की प्रोडक्शन बढ़ा सके और इसका जो हम यूज है वो बायोडीजल प्रोड्यूस करने में कर सके, राइट। बायोडीजल जो कि आप खुद बायोलॉजिकल एजेंट से आगे तैयार करते हो, राइट, जो स्टार्च वगैरह होगा उससे जो आप बायोडीजल तैयार करोगे और फिर उसको डीजल से आप मिक्स कर दोगे। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इंडिया में आज के दौर में जो आपका जो टारगेट्स है बायोडीजल और एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, राइट, बायोडीजल ब्लेंडिंग टारगेट और एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट्स, ये क्या क्या हैं, ये टारगेट्स आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। साथ में इसमें थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं, जब हम पाम ऑयल की बात कर ही रहे हैं तो एक आपको मिशन याद रखना है जो आप अपने क्या कहते हैं मेंस में भी कोट कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन नहीं आया लेकिन पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा न्यूज में था, कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम। आपने याद रखना है कि ये आपके जो एक स्कीम है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, राइट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका स्पेशल फोकस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अंडमान और निकोबार एरिया। क्यों? क्योंकि भैया पाम को अगर आपको उगाना है तो याद रखना कि ये बहुत ही ज्यादा वाटर कंज्यूम करता है। वाटर हमारे सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है नॉर्थ ईस्ट में या अंडमान निकोबार में, यहाँ सबसे ज्यादा बहुत अच्छी रेनफॉल होती है, इसीलिए यहाँ पे इसका स्पेशल फोकस है। क्या इसका बजटरी आउटले है ये याद नहीं रखना है, पीआईबी ने ऐसे ही दे के रखा हुआ है। एंड फोकस क्या है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना ऑयल पाम की। दूसरा कि भैया जो सीड गार्डन्स हैं, राइट, सीड गार्डन्स इस्टेब्लिश करना, कहाँ? नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार में। और उसके बाद जब गार्डन इस्टेब्लिश हो गए तो फार्मर्स को प्राइस एश्योरेंस भी देना ताकि मार्केट के रिस्क से फार्मर्स को हेज किया जा सके। तो एक तरीके की प्राइस एश्योरेंस स्कीम के तौर पे भी, राइट, आप इसे कह सकते हैं कि जो एक तरीके का एमएसपी टाइप इसमें प्रोविजन किया गया है इस पूरी आपकी स्कीम में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, राइट, सॉरी इसमें मैंने एनिमेशन ही ऐड नहीं की, इसको अभी भूल जाओ, इसको अभी भूल जाओ, राइट, इंडस वाटर ट्रीटी इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें मैंने एनिमेशन ऐड नहीं की। तो यहाँ देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडस रिवर सिस्टम में, राइट, इंडस रिवर सिस्टम में क्या है कि ये बोल रहा है कि एक ऐसी रिवर है जिसमें 4 रिवर जो है आपकी एंटर कर जाती है, राइट, एक ऐसी रिवर है जिसमें आपकी 4 रिवर एंटर करती है। उन 4 रिवर्स में से कौन सी ऐसी रिवर है जो डायरेक्टली ज्वाइन करती है आपकी इंडस रिवर को, राइट। मान लो एक बड़ी रिवर है इंडस रिवर और ये बोल रहा है कि 4 कोई दूसरी रिवर्स है जो इसे ज्वाइन करती है। बताओ कि ये वाली जो डायरेक्ट ज्वाइन कर रही है, ये जो लंबी रिवर है वो कौन सी है? चेनाब, झेलम, रावी और सतलुज। भाई मैंने ये गलत मार्क कर दिया, मैंने ये सतलुज मार्क कर दिया, राइट। इसका जो जो एक्चुअल आंसर है ये मैं आपको बताऊंगा आपकी अगली स्लाइड में, राइट। स्लाइड ये है सर, देखो मैंने ये सोचा कि ये जो यहाँ से सतलुज आपकी बह के जा रही है, ब्यास वगैरह इसमें घुस रही है, मेरे को लगा, मैंने यही मैप देखा था लिटरली, मेरे को लगा कि ये जो रावी ऊपर से बह के आती है ये सतलुज में एंटर कर रही है और सतलुज आगे ज्वाइन कर रही है सर उल्टा। जब आप डीप मैप पढ़ोगे तो है ऐसा कि ऊपर से आपकी जो है ये इधर से आपकी चेनाब रिवर आ रही होती है, राइट, ये आपकी चेनाब रिवर आ रही होती है, राइट, और यहाँ से आपकी सतलुज आ रही होती है, ये सतलुज आपकी चेनाब में ज्वाइन करती है और चेनाब आगे ज्वाइन करती है। बात ये है, तो आपको जो है यहाँ पे हमें थोड़ा रिसर्च करना है। देखो ये जो टॉपिक है ना इंडस रिवर सिस्टम का, ये अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम 20-25 मिनट लगेंगे आपको ये याद करवाने में। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो कम से कम रिवाइज ही कर लेते हैं भाई 2-3 मिनट में। देखो जब भी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात होए, जब भी इंडस रिवर सिस्टम के बारे में बात होए तो याद रखना कि एक सबसे ऊपर यहाँ से रिवर बना देना, ये इंडस आपके मानसरोवर से आ रही है, राइट, ये आपकी जो है इंडस रिवर मानसरोवर से आ रही है, राइट, और यहां से आप देखेंगे कि ये आपकी सतलुज आ रही है, राइट, यहां तक बना दो, ये आपकी इंडस आ गई मानसरोवर, ये आपकी सतलुज आ गई, राइट, और यहां से आपको देखने को मिलेगा कि ये आपकी चेनाब इधर आ रही है, राइट, चेनाब आ रही है, ये सतलुज ज्वाइन कर रही है, ये आपकी चेनाब हो गई, इधर आगे ज्वाइन कर दी। चेनाब को इधर रावी ज्वाइन कर रही है, ये दोनों हिमाचल से निकल रही है, चेनाब भी और रावी भी, राइट, ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। और यहाँ सतलुज को ऊपर से इधर से आके ब्यास ज्वाइन कर रही है, राइट। ये एक बेसिक सा सिस्टम आपने याद रख लेना है, इसी तरीके से आपको ये आगे याद करना है। देखो यहाँ इंडस आ रही है,
राइट। इंडस में ऊपर से झेलम आ रही है, झेलम चेनाब में घुल रही है, इधर रावी चेनाब में मिल रही है, ये आगे आएगी और इधर सतलुज इसमें जुड़ेगी, सतलुज में इधर ब्यास भी आ रही है, राइट। अब कुछ इन इन रिवर्स के अलावा कुछ आपको यहाँ इंडस रिवर के कुछ एक ऐसी छोटी ट्रिब्यूटरीज है जहां से आपको क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्या? आपकी जो इसमें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब जो आपकी इंडस के राइट साइड से आ रही है, एक तो आपने याद रखना ऊपर से आ रही होती है आपकी श्योक रिवर, राइट। यहाँ ये हम आपके लद्दाख की एरिया की बात कर रहे हैं, इधर आपकी आ रही है श्योक रिवर। यहाँ आपने गिलगित याद रखना, गिलगित, श्योक, श्योक, स्वात और आपकी काबुल रिवर, बस इतनी याद रखना, ये चार आपकी काफी है। और नीचे से भी एक आपकी जांस्कर रेंज से होती हुई आपकी जांस्कर रिवर आएगी, राइट। इतना आपको अगर आप याद रख सको तो ये काफी है। ये आपकी छोटी रिवर्स भी आप इसमें साथ में याद रख लेना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो हाँ एक ऐसी रिवर है पूरे इंडस रिवर सिस्टम में जो कि शिपकीला से होते हुए गुजरेगी, नंबर 1। और नंबर 2 जिसे हम लांगचेन खांबा नाम से भी जानते हैं, राइट। और ये लांगचेन खांबा नाम से इसे कहाँ जाना जाता है, तो ये आप मुझे कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी तो अब इंडस वाटर ट्रीटी को जरा इसमें रिवाइज कर लेते हैं। देखो हुई कब है ये, 1960 में हुई थी दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ताकि इस पूरे सिस्टम में जो वाटर का फ्लो है उसमें डिस्प्यूट ना हो सके। और इसको जो ब्रोकरेज की, मतलब इसमें जो जो बीच में मध्यस्थता जिसने की वो था आपका वर्ल्ड बैंक, याद रखना, यूएनओ ने नहीं, वर्ल्ड बैंक ने इसमें जो है आपकी ब्रोकरेज की, ये इसका एक मीडिएटर था, राइट। और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इसमें वेस्टर्न रिवर और ईस्टर्न रिवर में डिवाइड किया गया, दोनों पूरे रिवर सिस्टम में। ईस्टर्न रिवर में आपकी सतलुज आई, ब्यास आई और रावी आई। देखो ये 3 रिवर्स, सतलुज, रावी और ब्यास, ये आई भारत के हिस्से में। और ये जो वेस्टर्न रिवर है, जेनाब, चेलम और इंडस, जो बड़ी बड़ी रिवर, ये आई पाकिस्तान के हिस्से में। इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो पाकिस्तान को मिलने वाला पानी है वो इंडिया से मिलने वाले पानी से बहुत ज्यादा है। इंडिया को अराउंड 40% के आसपास मिलता है, पाकिस्तान को अराउंड इसमें 60% का पानी मिल रहा है, राइट। एक बार ये कंफर्म कर लेना, परसेंटेज इसकी कंफर्म कर लेना किसको कितना मिल रहा है। तो इसके बावजूद पाकिस्तान में डिमांड हो रही है कि इस ट्रीटी को अमेंड किया जाए। इंडिया तो ऑलरेडी कर ही रहा है वाटर ट्रीटी को अमेंड करने की डिमांड, राइट। और इसकी बड़ी बात यह है कि 3 युद्ध हुए हैं हमारे बीच, 3 युद्ध होने के बावजूद इस ट्रीटी को जो है सस्पेंड नहीं किया गया। इस ट्रीटी को इसीलिए इतना सक्सेसफुल माना जाता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं, ये बिल्कुल भी आपको रटने नहीं है ये चीजें, अगर आपको पता था वो पता था। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो यूपीएससी बस आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल देता है, राइट, कंफ्यूज करने के लिए डाल रहा है बेसिकली, कि भैया इंडिया में जो दिदवाना, कुचमान और सारगोल, ये मैंने, सारगोल और खाटू, ये मैंने नाम सुने ही नहीं थे, राइट। लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता मैंने क्या सोच के इसे ग्लेशियर टिक कर दिया था, राइट। एक्चुअल में ये सेलाइन लेक्स है, राइट, सेलाइन लेक्स है, रामसर साइट्स भी नहीं है। ये रामसर साइट वाले ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते थे, मैं भी, क्योंकि जितनी भी रामसर साइट्स है हमने ऑलरेडी पढ़ रखी होती है, उनके बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च कर रखा होता है, उतनी ज्यादा तो है ही नहीं, राइट। इंडिया में 40-50 के आसपास होती है, तो रामसर साइट्स को तो हम जो है एलिमिनेट कर सकते थे। हालांकि अब बहुत बढ़ा दिया है, 75 तक इन्होंने ला दिया, अब तो ये और पचड़ा हो गया कि भैया इतना कौन याद रखे अब रामसर साइट्स को भी। लेकिन फिर भी हम कम से कम हमने रामसर साइट्स के बारे में सुना होता है, और जब हमने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं हमने ये तो सुना होता, अगर ये रामसर साइट्स होती तो इस ऑप्शन को आप वैसे एलिमिनेट कर सकते थे लॉजिक लगा के, मान लो ये रामसर साइट्स होती तो हमने कहीं ना कहीं इसे सुना होता। अब तक कितनी रामसर साइट्स पढ़ी, इनके बारे में नहीं पढ़ा, तो ये ऑप्शन मैंने यही करके वहां से एलिमिनेट कर दिया था। बट आंसर जो है इसका सलाइन लेक्स है, आपको रटना नहीं है, क्योंकि ये संभव है कि सीडीएस वगैरह में आ जाए, लेकिन यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको बस बाउंसर्स के लिए फेंकता है, इसको रिपीट नहीं करेगा वो। इंपॉर्टेंट बात, हम रिवर के सिस्टम इसमें बहुत ज्यादा कवर कर रहे हैं, एक बार फिर से अब यहाँ पे रिवर पे ही क्वेश्चन आ गया, 2021 में ही पूछा गया है। इस साल भी मैपिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे यूपीएससी के द्वारा, तो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। पूछा है कि जो इनमें से ये जो 4 रिवर यहाँ दी हुई है, इनमें से कौन कौन सी रिवर्स है जो आपके ईस्टर्न घाट से निकल रही है, ईस्टर्न घाट से बह रही है। इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पे ये जो आपकी ब्राह्मणी रिवर है इसे एलिमिनेट कर दिया था पहले ही, राइट, क्योंकि मुझे पता है जो ब्राह्मणी रिवर का फ्लो है, ये तो आपने ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा, ये नाम तो आपने सुने ही हुए होते हैं। तो जो ब्राह्मणी रिवर है ये आपके यहाँ कहीं, आपके जो उड़ीसा है, उड़ीसा, ये बहुत ऊपर से आपके बह रही होती है, राइट। ये आपके काफी, मतलब काफी पीछे से बह रही होती है। यहाँ तो पूछा है कि
राइज करती है ईस्टर्न घाट से, कि भैया वो निकलती ही ईस्टर्न घाट से है, ऐसी कौन सी रिवर है। ईस्टर्न घाट तो आपके यहाँ कहीं हुए, इतने आगे होते हैं वो, राइट। ये यहाँ थोड़ी ना आपके ईस्टर्न घाट हुए, ये तो आपका सेंट्रल इंडिया हो गया। तो ब्राह्मणी का कुछ फ्लो तो मेरे को पता था, तो आई एलिमिनेटेड दिस ब्राह्मणी पार्ट। इस तरीके से आप आंसर के बहुत करीब आ सकते हो एलिमिनेशन के थ्रू, राइट। तो इसके बाद जब ब्राह्मणी एलिमिनेट हो गया तो बी या सी में से ही कोई आपका ऑप्शन होना था, राइट। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन आई थिंक इसका जो आंसर है वो आपका ये है 2 and 4 ओनली, नागवेली एंड वंशधारा। आई थिंक दिस इज आंसर, कि जो आपके जो है ईस्टर्न घाट से। अगेन ये कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको छोड़ने होते हैं, ये उन्होंने इसीलिए दिए हैं ताकि तुक्केबाजों को वो पकड़ सके। हालांकि फिर भी एलिमिनेशन का इसमें ये चांस जरूर था कि ब्राह्मणी, बैतरणी और धामरा, इन रिवर्स को तो हमने पढ़ ही रखा होता है यहाँ पे उड़ीसा में, राइट। ये वो आपका ब्राह्मणी, नीचे बैतरणी और इधर आपका धामरा, बीच में यहीं पे आपके आएगी चिलेका लेक, राइट। ऊपर को आपके यहाँ पे भीतरकनिका मैंग्रोव वगैरह आगे। तो ये सब चीजें तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी होती है, उसी बेसिस पे यहाँ पे एलिमिनेशन भी आपका काम करना था। बाकी अगर आपको छोटी रिवर्स पढ़नी हो कि यहाँ पे आपके पेन्नार रिवर हो गई, यहाँ पे पलार रिवर हो गई, राइट, और ये नीरामान सीना भीमा मुसी मुन्नेरू, आप बताएंगे मुझे कि ये नीरामान सीना भीमा मुसी मुन्नेरू ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। रट लिया करो ऐसी चीजों को, राइट। जो याद ना हो उन्हें रट लिया करो, नीरामान सीना भीमा मुसी मुन्नेरू, राइट। तो बस इतना इजी है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज को याद रखना। बाकी आई थिंक वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, तो आज हमने क्योंकि काफी अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट कुछ एक अच्छे देखे, राइट, और रिवाइज भी किए। तो अगर आपको ये कंटेंट चाहिए तो आप यूपीएससी हब ये टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, 1-2 दिन बाद अपलोड होता रहता है। बाकी आपको इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए यार, कमेंट कर लिया करो भाई, कमेंट कर लिया करो। कमेंट वाई? क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है कमेंट करने से। बाकी मेरा कुछ फायदा नहीं है आपके कमेंट से, मैं थोड़ी ना मोनेटाइज कर रहा हूँ ये कंटेंट को, मैं कहाँ ले जाऊंगा इसको, राइट। तो कमेंट कर लिया करो, मोटिवेशन मिलती है। बाकी टेक केयर, बाय बाय, मिलते रहेंगे।